हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, एक बहुत अल्टीमेट टॉपिक के साथ अब की बार आपके सामने फिर से आए हैं। और अब की बार एक सिंगल वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को खत्म नहीं करेंगे। तो बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का दायित्व बनता है आप लोगों के सामने ऐसे टॉपिक्स को लेकर के आना जो आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालें। आज नहीं तो कल इंपैक्ट डालें। तो इसी सीरीज के अंदर हम लोग लेकर के आए हैं कि गुड़गांव के अंदर प्रेजेंट का क्या कंडीशन है, रियल एस्टेट का क्या कंडीशन रहेगा फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स का, और क्या कंडीशंस था पास्ट के अंदर। तो सबसे पहले वर्तमान को जानने के लिए या भविष्य को जानने के लिए हम लोगों को चीजें देखनी होती हैं कि क्या पैटर्न्स रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर या देश के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आज के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की। सीधे चलते हैं हमारी स्लाइड्स पर। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से आगे मूव ऑन करने से पहले ये रहेगा कि हमारी प्रीमियम इन्वेस्टर्स की एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहां पर हम लोग रेगुलर ग्राउंड सर्वेस या रेगुलर ऑडिट रिपोर्ट्स जो कि हम यूट्यूब पर नहीं शेयर कर सकते हैं, या बहुत छोटी छोटी रियल एस्टेट से रिलेटेड न्यूज जिसका एक पूरा एनालिसिस करके हम लोग आप लोगों को देते हैं। डायरेक्ट न्यूज हम शेयर नहीं करते हैं। तो नीचे कमेंट के अंदर उसको पिन किया गया है, जाकर के अभी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए वीडियोस देखते हैं, लेकिन जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी है, सभी को पता है कि हमारे वीडियोस के अंदर जो मेजर कंक्लूजन होता है वो वीडियो के हमेशा लास्ट के अंदर मिलता है। आप पहले देखिए, वीडियो को समझिए। हम हमेशा पहले न्यू तैयार करते हैं, फिर उस न्यू के बाद आपको कंक्लूजन हमेशा लास्ट के अंदर देते हैं। तो वीडियोस को लास्ट पार्ट जो 4-5 मिनट का पार्ट होता है उसको कभी आप मिस मत करिए। तो सीधे चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, और बहुत इंटरेस्टिंग ये स्लाइड आज रहने वाली है। तो फैमिली, पास्ट को डिकोड करने के लिए ना हमेशा मास्टर प्लान को डिकोड करना पड़ता है, और मास्टर प्लान को बहुत अलग अलग तरीकों से लोगों ने डिकोड किया हुआ है। बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, मेजोरिटी ऑफ द यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को जो तरीका जो वो लोग अपनाते हैं उसके अंदर बेसिकली एक पूरा मास्टर प्लान का चार्ट लेकर ही बैठते हैं, या एक मैप का, गुड़गांव मैप का, या किसी स्टेट का मैप आप आपके सामने लेकर के बैठेंगे, और उसमें फिर आपको स्टेट रोड वाइज, सेक्टर वाइज आपको चीजें बताएंगे कब कौन सी चीज कहाँ पर आई, किस हिसाब से प्लान हुई। तो वो तरीका हमेशा गलत होता है किसी भी मास्टर प्लान को डिकोड करने का। वो तरीका हम आज आप लोगों को बता रहे हैं बेसिकली, जो तरीका आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं शेयर किया होगा। अल्टीमेट लेवल पर डिकोड करेंगे मास्टर प्लान को। और आपको एक ना हाइपोथेटिकल एक दीवार आप मानिए कि एक हाइपोथेटिकल दीवार है। एक तरफ मास्टर प्लान को बनाने वाले बैठे हुए हैं, और एक तरफ उस मास्टर प्लान के अनुसार जो लोग चलेंगे वो लोग बैठे हुए हैं। तो अभी जिस तरीके से लोग मास्टर प्लान को समझ रहे हैं, जिस तरीके से डिकोड कर रहे हैं, उस तरीके से ये राइट साइड वाले लोगों की सूची में आप लोग आते हैं। लेकिन हम लोगों को अगर पैसा इन्वेस्टमेंट अच्छे टाइम पर, अच्छी लोकेशन पर, अच्छी जगह, सिचुएशन के हिसाब से पैटर्न्स को डिकोड करके लगाना है, तो हमेशा इस लोकेशन पर हम लोगों को बैठना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग मास्टर प्लान बनाने वाले लोगों के दिमाग के हिसाब से चलेंगे ना, तो हम देख पाएंगे कि कहाँ पर किस हिसाब से क्या चीजें आती हैं, और किस हिसाब से क्या चीजें आने पर क्या डेवलपमेंट्स उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर होती हैं। यहाँ पर जो लोगों ने डिजाइन किया है उस हिसाब से ये लोग ऑलरेडी चलना स्टार्ट कर चुके होते हैं, और उसी हिसाब से पैसा लगा रहे होते हैं जिस हिसाब से ये लोग चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग पहले ही पता लगा पाए कि आखिर क्या पैटर्न्स होते हैं, और क्या मास्टर प्लान बनाने वालों के दिमाग के अंदर चीजें होती हैं, और उनका विजन क्या होता है, अगर वो विजन हमने कैचअप कर लिया, वो पैटर्न हमने कैचअप कर लिया, तो उस हिसाब से फिर हम बहुत पहले ही किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर एडवांस में जाकर पैसा लगा सकते हैं। दो तरीके के लोग या दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं जो पहले ही कहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर के कोटी के भाव में पैसा लगा देते हैं। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जब चीजें जमीन पर बहुत लेट पहुंचती हैं और तब जाकर पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर बैठना है, उसी हिसाब से गुड़गांव के मास्टर प्लान को डिकोड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो को, बिल्कुल भी आप लोगों ने लास्ट तक मिस नहीं करना है। सीधे चलते हैं हमारी स्लाइड पर और डिकोड करते हैं आपके गुड़गांव के मास्टर प्लान को और उसके पैटर्न्स को। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि गुड़गांव का जो मास्टर प्लान आया था वो सन 1971 के ईयर के अंदर ये मास्टर प्लान बेसिकली आया था, और इसे एक 2 डिकेड के लिए हम कह सकते हैं कि इसको तैयार किया गया था। रिवीजन इसका किया गया 3 अगस्त 1977 को, मतलब जो 1971 को मास्टर प्लान तैयार किया गया वो उस हिसाब से वर्क नहीं कर पाया, उसे 1977 के अंदर दोबारा से गवर्नमेंट को डिकोड करना पड़ा। जो गुड़गांव का टाउन है आपको समझना पड़ेगा। अब यहां से आपको पैटर्न्स को समझना है कि गुड़गांव का टाउन इस मास्टर प्लान के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी गई है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट रिंग टाउन इज आइडेंटिफाइड अंडर द नेशनल कैपिटल रीजन एज प्लान, यानी कि गुड़गांव नेशनल कैपिटल रीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, और ये एक रिंग टाउन है। रिंग टाउन किसका है? यानी कि दिल्ली का रिंग टाउन है। किसका रिंग टाउन है? ये दिल्ली का रिंग टाउन है। और रिंग टाउन होने के कारण, एनसीआर के अंदर होने के कारण गुड़गांव के अंदर मास्टर प्लान की जरूरत पड़ी, और इस पर्टिकुलर शहर को अपलिफ्ट करने का एक प्लान तैयार किया गया। अब अगली स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आज हम डिकोड कर रहे हैं गुड़गांव के मास्टर प्लान को इन्वेस्टर्स के हिसाब से। हम लोग वो भेड़चाल के अंदर नहीं जाना है, हम लोगों को डेटा के हिसाब से और मास्टर प्लान बनाने वालों की तरफ हमें बैठना है। वहां बैठ करके हम विजन देख सकते हैं, और वो विजन जिसने देख लिया वो कहीं पर भी जाकर के किसी भी लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट को डिकोड कर सकता है। हमें वो करेक्ट नहीं करना है जो जिस तरीके से मास्टर प्लान को आप लोगों को समझाया जाता है। अगली लाइन बोलती है कि इट्स इंपोर्टेंट लोकेशन, बेटर रोड एंड रेल लिंकेज, सुटेबल लैंड और एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि किसी भी शहर को अपलिफ्ट करने के लिए उस लोकेशन, उसकी लोकेशन होना बहुत बेटर है। उसका रोड्स की कनेक्टिविटी बहुत बेटर चाहिए, उसकी
रोड और रेल की लिंकेज की कनेक्टिविटी बहुत बेटर चाहिए, लैंड सुटेबल होना चाहिए, और वहां की एनवायरमेंट कंडीशंस के अंदर गवर्नमेंट फैक्टर्स भी आ जाते हैं, बेसिकली वहां के लोकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, तो वो सब चीजें बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। और अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि स्काई रॉकेटिंग लैंड प्राइसेस इन दिल्ली, यानी कि उस शहर के जिसकी ग्रोथ होनी है अगले डिकेड के अंदर, उसके आसपास के शहरों के अंदर प्राइसेस बहुत ज्यादा मात्रा में अपलिफ्ट कर चुके हों, और वहां पर कोई पैसा लगाना चाहता हो लेकिन उसकी पॉकेट से वो चीजें बाहर जा चुकी हों, तो दिल्ली के अंदर वो काम हो चुका था, और इसलिए गुड़गांव को सिलेक्ट किया गया। और ये स्टेटमेंट, एक अगली स्टेटमेंट जो लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग टाउन ऑफ दिल्ली प्रोवाइडिंग ऑल मॉडर्न एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज टू इट्स पीपल, और इस हिसाब से शहर को तैयार किया जाएगा। और दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में जो ये रिंग टाउन तैयार होगा, ये भी बहुत अच्छी एमिनिटीज के साथ प्लान के अंदर तैयार करना था। तो आपने ये 3 से 4 पॉइंट नोट डाउन करने हैं, और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर आपको दूसरी लोकेशंस भी हंट करनी है, और हमारा मेजर थीसिस इन्हीं बेसिस पे चलता है। पहला डेवलपमेंट प्लान 1971 के अंदर बेसिकली प्रोवाइड किया गया था, और ये 1.25 लाख लोगों के लिए तैयार किया गया था, जिसकी पॉपुलेशन का एस्टिमेट सन 1991 के लिए किया गया था। लेकिन फिर से इसको रिवाइज कर दिया गया है सन 1977 में, यानी कि कई बार चीजें एक्सपेक्टेड जो होती हैं उससे भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। हम लोगों ने 1.25 लाख का एस्टिमेट, यानी कि 1.25 लाख का एस्टिमेट लेकर के चले 1991 के लिए, बट वो रिवाइज करना पड़ा टाइम टू टाइम, क्योंकि 1977 आते आते हम लोगों को पता लगा कि सन 2001 तक पॉपुलेशन फिर से ग्रो करेगा। पॉपुलेशन तो रुकने वाला नहीं है, वो कहीं 2.25 लाख लोगों पर जाकर के रुकेगा। तो उस हिसाब से फिर 1977 में इसको दोबारा से ही पब्लिश किया गया और इसे रिवाइज किया गया। अब अगले लाइन अगर आप देखेंगे कि जैसा कि ऊपर बताया गया है, ग्रेट डिमांड ऑफ लैंड फॉर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल एरिया हैज बीन रिसीव्ड, एंड द अनअर्बनाइजेबल एरिया अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड डेवलपमेंट प्लान 1977 वाज फाइंड टू बी क्वाइट इनसफिशिएंट। बहुत अल्टीमेट डिमांड आना स्टार्ट हो गया। मतलब लोगों ने प्रिडिक्शन किया था, जो विजनरी लोग थे, प्लान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि पॉपुलेशन बहुत अग्रेसिवली ग्रो करेगा दिल्ली के रिंग टाउन्स पे, लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं था कि वो इस हिसाब से ग्रो करेगा। तो उन्होंने अर्बनाइजेबल एरिया को बढ़ाने का फिर से 1977 के अंदर प्लान किया, और इसे 19 इसका जो एक्सटेंशन था, द नेसेसिटीज द एक्सटेंशन इन कंट्रोल्ड एरिया बाउंड्रीज वाज मेड इन ऑन 15 Feb 1980 एंड 16 जून 1981। इसको फिर से बेसिकली आप एक पॉइंट यहां पर नोट करना कि टेंडेंसी ऑफ अनऑथराइज्ड सेल परचेज ऑफ लैंड कंस्ट्रक्शन वर नोटिस जस्ट अलोंग द कंट्रोल्ड एरिया बाउंड्रीज। जैसे ही दिल्ली के बाहर लोगों ने प्लान किया, अब यहां पर ये पैटर्न नोट डाउन करने लायक है कि जिस तरीके से जैसे ही कोई मास्टर प्लान लॉन्च होता है और लोगों को फिजिबिलिटी लगती है किसी भी चीज की, तो जैसे गुड़गांव का मास्टर प्लान लॉन्च किया गया, दिल्ली का जो रिंग टाउन जिसको बोला गया है, उसका एक मास्टर प्लान के तहत एक कंट्रोल्ड एरिया, कंट्रोल्ड बाउंड्री बनाया गया। उस कंट्रोल्ड बाउंड्री के चारों तरफ, यानी कि उस बाउंड्री के चारों तरफ वहां पर जहां पर अर्बनाइजेशन को फर्दर एक्सपेंड करना था गवर्नमेंट ने, कि आज 1.25 लाख लोगों के लिए है इतना हेक्टेयर, कल को हमें इतना हेक्टेयर और चाहिएगा, और उस बाउंड्री को हमें बढ़ाना पड़ेगा दायरे को। उस दायरे के अंदर ही लोगों ने, मतलब नए बढ़ाने वाले दायरे के अंदर और पुरानी बाउंड्री के बीच में अननेसेसरी मतलब अनऑथराइज्ड सेल परचेज वहां पर लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। तो उसे फिर से गवर्नमेंट गैजेट के थ्रू उस बाउंड्री का दायरा बढ़ाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को तो जमीन फिर फर्दर चाहिए थी। लास्ट डिकेड के अंदर बहुत अग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिला, और 57,000 लोगों की जो जनसंख्या थी सन 1971 में, 1981 तक आते आते 1,19,000, यानी कि जो 1991 में 1.25 लाख प्रेडिक्शन किया गया था, उससे 10 साल पहले उसके नजदीक पहुंच गया। और ये लोकेशन एडवांटेज था। आप समझो कि दिल्ली के रिंग टाउन होने के कारण बहुत अच्छा लोकेशन एडवांटेज था गुड़गांव के पास, और इसी हिसाब से फिर चीजों को फर्दर प्लान किया गया। तो आपको समझने पड़ेंगे ये पैटर्न्स। हमने 3-4 पैटर्न्स आपको बताए हैं कि बाउंड्री के बाहर वहां पर इलीगल प्लॉटिंग आना स्टार्ट होगी, इलीगल सेल परचेज वहां पर स्टार्ट हुआ, रेल और रोड की लिंकेज के कारण किसी भी शहर को, या रिंग टाउन जहां पर किसी पर्टिकुलर शहर के अंदर बहुत जमीनें महंगी हो जाती हैं, पॉपुलेशन अग्रेसिवली ग्रो कर रहा होता है, उसके रिंग टाउन के अंदर हमेशा बूम आता है। तो वो लोकेशन आप लोगों को ढूंढनी चाहिए। ये आपको मास्टर प्लान इस तरीके से बैठ करके समझना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट पैटर्न का अगला पार्ट अगर समझे कि नेशनल कैपिटल के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा था। अब वो प्रेशर किस चीज का था, अगर लाइन को आप एक बार अच्छे से आप पढ़ेंगे इसमें, तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड स्कार सिटी ऑफ अर्बनाइजेबल एरिया विद इन दिल्ली। अब समझो प्रेशर क्या था कि वहां पर पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही थी। दूसरा, वहां पर अर्बनाइजेबल एरिया, जिसको हम बेसिकली टाउनशिप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, टाउन्स बना सकते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बना सकते हैं, या छोटे छोटे हम प्लॉटिंग्स लेकर के आ सकते हैं अर्बनाइजेबल एरिया के अंदर। वो दिल्ली के अंदर बची नहीं, और जो कुछ बचा उनकी जमीनों की कीमतें इतनी ज्यादा होगी कि वहां पर लोग खरीद नहीं पा रहे थे उस पर्टिकुलर लोकेशन में। तो रिंग टाउन्स को डेवलप किया गया, और ये बहुत मेजर पैटर्न देखने लायक है।
अब ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहा डीडीए की तरफ से, और डीडीए ने बताया कि लगभग 11.25 लाख लोग जो थे उस टाइम पर, और वो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं जाकर के 57 लाख लोगों की पॉपुलेशन होने वाली थी सन 2000 के आसपास तक। और उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए हमेशा रिंग रोड, रिंग टाउन्स पे जाकर के चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, और वो पॉपुलेशन को हम तभी कैटर कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे। अब गुड़गांव के पैटर्न को आप देखिए, गुड़गांव के अंदर क्या है कि बहुत अब अल्टीमेट अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी लॉन्चेस 3 करोड़ से नीचे का कोई लॉन्च ही नहीं है गुड़गांव के अंदर। अब वो कंडीशन दोबारा राइज हो रही है। दिल्ली के अंदर स्कार्सिटी हुआ, अर्बनाइजेबल एरिया कम हुआ, और अर्बनाइजेबल एरिया के साथ साथ प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए। सेम कंडीशन गुड़गांव के अंदर आ रहे हैं, तो लोग कहाँ भागेंगे? वहां पे सब अर्बन एरियाज और टीयर 2 सिटीज के अंदर भागेंगे। कहाँ भागेंगे? जहां पर रोड्स की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो टीयर 2 सिटीज आपको ऐसे हंट डाउन करने पड़ेंगे, और वहां पर भी अच्छी लोकेशन हंट डाउन करनी पड़ेंगी। पुरानी वीडियोज में जाकर के आप सर्च करिए कि हमने कौन सा शहर सिलेक्ट किया हुआ है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए, और वैसे भी यहाँ पर हमने इस पैटर्न को डिकोड किया था। अल्टीमेट टॉपिक है, अल्टीमेट कंटेंट है, अल्टीमेट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, अदरवाइज ये पूरा सीरीज आप लोग मिस करने वाले हैं। इससे बेहतर सीरीज आपको गुड़गांव के बारे में कहीं नहीं मिलने वाला है। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर बात करें तो गुड़गांव एक उस टाइम पर सन 90s और 2000 के बीच में डोमिनेट किया जाता था। मतलब आप मान के चलिए कि स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज सबसे पहले किसी भी शहर को अपलिफ्ट करने के लिए वहां पर बहुत छोटी छोटी या बहुत मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज आती हैं। और ये एंटिसिपेट किया गया कि सन 1970s के आसपास जब वहां पर मारुति का प्लांट आया था, तो उस मारुति के प्लांट के साथ साथ उस पर्टिकुलर शहर के अंदर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बूम आने वाला है। अब वो इंडस्ट्रियल बूम आएगा क्यों? क्योंकि मारुति के साथ में हजारों कंपनी, हजारों वेंडर्स ऐसे आएंगे जो पर्टिकुलरली मारुति को उसके स्पेयर पार्ट्स या बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती हैं। तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, सेम पैटर्न आज के शहर के अंदर हो रहा है। हिंट हम दे चुके हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो में जाकर के देखिए, टीयर 2 सिटी को हम बहुत अग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं, और वहां पर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने वाली हैं। अब इसमें एक पैटर्न आपको नोट डाउन करने का ये है कि फर्स्ट एंड यूज डिमांड फ्रॉम विच सिटी। गुड़गांव के अंदर सबसे पहला एंड यूज कहां से आया? मतलब रिंग टाउन किसका था? गुड़गांव, दिल्ली का। तो दिल्ली के अंदर से हमेशा से ही गुड़गांव के अंदर एंड यूज और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिमांड आई है, और वो आगे भी आती रहेंगी। और मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स एचएनआईज और एनआरआईज के अलावा गुड़गांव के अंदर दिल्ली के इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन एनसीआर के अंदर हमने एक वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आपको बताया है कि 70 लाख से लेकर के 2 करोड़ का मैक्सिमम इन्वेस्टर होता है टिकट साइज का, और गुड़गांव के अंदर तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कहां भागेंगे लोग? लोकेशन को हंट करना स्टार्ट कर दीजिए टीयर 2 सिटीज के अंदर। अब मास्टर प्लान का जरूरत इसलिए भी पड़ा कि लैंड डीलिंग्स के अंदर स्पेकुलेशन होना स्टार्ट हो गया। मतलब आप ये देखिए कि वहां पर जो रिंग रोड के, रिंग टाउन की जो बाउंड्री तैयार की गई थी आपकी मास्टर प्लान के अंदर, और गुड़गांव के चारों तरफ अब लोगों ने क्या किया कि स्पेकुलेशन के बेसिस पर वहां पर ना ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स को या ऐसे इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट कॉलोनाइजर्स ने जमीनें बेचना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं लोग जाकर के, जब हमें पता है कि यार गुड़गांव डेवलप हो रहा है, या सोनीपत डेवलप हो रहा है, या सोहना डेवलप हो रहा है, और उसके आसपास अब मास्टर प्लान के अंदर ये बाउंड्री आती है, कल को मास्टर प्लान में इसको भी लेना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन तो ग्रो कर ही रहा है। 2031 नहीं तो 2041 के मास्टर प्लान मिलेंगे, वहां पर जाकर के अपनी जमीनें लेते हैं, यहाँ वहां पर प्लॉटिंग कर देते हैं। तब तक हैबिटेशन हो जाएगा, गवर्नमेंट को कॉलोनीज लीगल करनी पड़ेंगी। लेकिन उसमें नुकसान गवर्नमेंट का ये होता है कि गवर्नमेंट के पास जमीनें नहीं बचती हैं फर्दर टाउन को अर्बनाइजेबल करने के लिए। तो इसलिए भी मास्टर प्लान का फिर फर्दर रिवीजन किया गया और अर्बनाइजेबल एरिया को बढ़ाया गया। अब इंस्टीट्यूशंस के लिए लैंड हमने बताया कि दिल्ली के अंदर ऑलरेडी महंगा हो चुका था, तो उन लोगों को दिल्ली से बाहर भागना पड़ा। सेम कंडीशन आज गुड़गांव के अंदर भी है। अब टीयर 2 सिटीज या सब अर्बन एरियाज न्यू माइक्रो मार्केट्स के अंदर लोग शिफ्ट कर रहे हैं। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो ये 10 लाख लोगों के लिए 2001 में, मतलब कहाँ हम लोग 2.25 लाख लोगों के लिए प्लान कर रहे थे, वो 2.25 लाख से सीधा 10 लाख लोगों तक पहुंचती है, और बहुत अग्रेसिवली पॉपुलेशन का अमंग फटता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता ही लगता है हर एक जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग इफेक्ट। आप गूगल पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। तो अब लैंड यूज के कुछ प्रोविजंस थे जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। बहुत मेजर स्टेटमेंट है ये। 2001 तक गुड़गांव के अंदर होगा क्या कि जितना भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% पॉपुलेशन वर्किंग फोर्स होगा, उसका 40% पॉपुलेशन वर्किंग फोर्स होगा, और उसके लिए हम लोगों को रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारी चीजें वहां पर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए। अब वर्किंग फोर्स को अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर भी हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। यानी कि आप उस पर्टिकुलर सिटी का आपको ये डेटा भी समझना बहुत जरूरी है कि वो सिटी के लोग कितना एजुकेटेड हैं, या उस सिटी के अंदर जो लेबर है या जो मैनेजर्स हैं या व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग हैं वो कहाँ से सप्लाई होंगे, या वो सिटी उस पर्टिकुलर डिमांड को कैटर कर सकती है या नहीं कर सकती। अदरवाइज इंडस्ट्रीज फ्लॉप हो जाएंगी। दारूडा के अंदर क्या हुआ? सेम कंडीशन, क्योंकि वहां पर अभी इंडस्ट्रीज को चलाने वाले लोग, लेबर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग अभी सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। मानसर के अंदर वर्केबल हैं चीजें, लेकिन दारूडा के अंदर उस हिसाब से वर्केबल नहीं है। अपकमिंग टाउनशिप जहां पर भी आप जाएंगे तो उस पैटर्न को आपने जरूर नोट डाउन करना है। उसके अलावा एक बहुत मेजर पैटर्न ये भी हमने नोट डाउन किया कि जो नए सेक्टर्स की डेंसिटी थी, जो मास्टर प्लान बनाने वाले लोग थे, उनका दिमाग आप देखिए किस तरीके से उन्होंने प्लान को तैयार किया, और उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट प्लान करिए कि इंडस्ट्रीज के आसपास जो भी इन्होंने सेक्टर्स डेवलप किए, वहां पर जो लेबर हाउसिंग जहां पर तैयार होनी थी, जैसे पालम विहार, न्यू पालम विहार का एरिया, वहां पर 150 लोगों की डेंसिटी पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि वहां रेंटल बहुत अच्छा खासा लोग निकाल सकते हैं। और बाकी जो रिहाइश के हिसाब से 6 सेक्टर डेवलप करने थे, वहां पर 100 लोगों की डेंसिटी तैयार की। तो
आप हमेशा नोट डाउन करिए कि इंडस्ट्रीज के आसपास या नियर बाय पेरीमीटर के अंदर अगर आप चीजें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रेंटल पर्पज के हिसाब से बहुत बेटर होती हैं। अब ट्रांसपोर्ट नगर को लोकेट किया इन्होंने हाईवे के नजदीक। अब जितने भी हाईवे के आसपास हमेशा इन्होंने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज को कनेक्ट किया गया, ताकि इंडस्ट्रियल और होलसेल एरिया की एक्सेसिबिलिटी इजी रहे। और क्योंकि हाईवेज के आसपास हमेशा इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एरियाज को बहुत अच्छे से गवर्नमेंट प्लान करती है। अभी आपको इसका उदाहरण भी हम लोग बताएंगे। और मेट्रो, ये जो आपका रेलवे गोज लाइन है, इसको ब्रॉड गोज लाइन के रूप में इसको डेवलप करने का प्लान किया गया, प्रपोजल दिया गया उसको, और बढ़ोतरी दी गई रेलवे लाइन को। और धारवाड़ा के अंदर आपको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया। तो ये पैटर्न्स नोट डाउन करने लायक हैं। दो तीन बहुत मेजर चीजें हमने इसमें से आपको बताई हैं। अब अगर जमीन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 9,372 हेक्टेयर के जमीन के 2001 के लिए प्लान किया गया 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन के लिए, जिसमें से 4,500 हेक्टेयर आपका रेजिडेंशियल के लिए था। अभी तक आप 2000 ये आप 1991 तक 406 हेक्टेयर के अंदर एग्जिस्टिंग टाउन था जो अर्बनाइजेबल एरिया था, इसको 9,372 हेक्टेयर तक बढ़ा दिया गया, जिसमें 4,500 हेक्टेयर आपका रेजिडेंशियल था, यानी कि 4500 जिसको बोलते हैं। इंडस्ट्रियल आपका 1536 हेक्टेयर था, कॉमर्शियल आपका 255 हेक्टेयर था। तो रेजिडेंशियल हमेशा ज्यादा डिमांड के अंदर आता है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल और एज कम्पेयर टू कमर्शियल। और ये पैटर्न आप कहीं पर भी किसी भी मास्टर प्लान के अंदर आप जाकर देख सकते हैं, हमेशा रेजिडेंशियल का डिमांड ज्यादा रहता ही है। तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हमेशा शेप होते हैं। कमर्शियल आपका खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्रियल के अंदर रीसेल नहीं होगा, लेकिन रेजिडेंशियल के अंदर अगर अच्छी लोकेशन पे आपने पैसा लगाया है या थोड़ी सी ऑफ लोकेशन भी होगी तो 2 साल 4 साल बाद जाकर के हमेशा आपका रेजिडेंशियल का डिमांड बना रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन को रहने के लिए हमेशा चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान नेसेसिटी है। तो ये पैटर्न भी नोट डाउन करने लायक है। अब अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो यहां से भी आपको गुड़गांव का थोड़ा सा टोपोग्राफी हम समझाना चाहते हैं कि गुड़गांव के अंदर जो दिल्ली कैपिटल, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, इसके पास में जो लगती हुई जमीनें थी, अब बात करें आप सेक्टर 14 की, आप 15 की, या मारुति की, पालम विहार की, सेक्टर 22, 23, या कापासेडा, या आपका सेक्टर 29, इस पर्टिकुलर लोकेशंस को बड़ा ध्यान में रखते हुए इन्होंने चीजों को डेवलप करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन लोकेशंस को डेवलप किया जो बिल्कुल दिल्ली के नजदीक लगती हुई थी। अब इसके अंदर इन्होंने लिखा क्या है कि इट इज प्रपोज डेवलपमेंट ऑफ ग्वालपाड़ी एरिया, these have been spread or mostly on the eastern side of the town। अब इन्होंने बताया कि गुड़गांव के ईस्टर्न साइड के अंदर ग्वालपाड़ी एरिया बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है। और गुड़गांव सोना रोड, मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताएं तो गुड़गांव सोना रोड और जो नया गुड़गांव फरीदाबाद रोड है, अगर मैप में आपको दिखाएं तो गुड़गांव सोना रोड और गुड़गांव फरीदाबाद रोड, ये आप इसमें देख सकते हैं। गुड़गांव सोना रोड और गुड़गांव फरीदाबाद रोड के बीच में यहाँ पर आपको ये जो आपको एरिया दिखाई देता है, ये आपका ग्वालपाड़ी एरिया है। ग्वालपाड़ी एरिया का इन्होंने बताया कि इन दोनों हाईवेज के बीच में एरिया आता है। अब एरिया जो है जनरली फ्लैट और फ्लड फ्री एरिया हम लोगों को चाहिए, और इसी में कुछ टुकड़े जमीन के ऐसे हैं जो कि हम ग्रीन एरिया के लिए भी प्लान कर सकते हैं, रेजिडेंशियल के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन रेजिडेंशियल के लिए हम कौन सी लोकेशन पर प्लान करेंगे ग्वालपाड़ी एरिया के अलावा? ग्वालपाड़ी एरिया के अलावा हम लोग रेजिडेंशियल का जो इन्होंने प्लान बनाया, इन्होंने ये भी बताया कि वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न साइड लो लाइंग एरियाज हैं। अभी तक बात सिर्फ इतने हिस्से की चल रही है, अभी ये गुड़गांव के बाद में बस है, अभी सिर्फ इतने हिस्से की बात चल रही है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया की ये बात कर रहे हैं। मतलब आपका जो डीएलएफ का फर्स्ट फेज के अंदर जो डेवलपमेंट प्लान हुआ था, यहाँ पर ये बात करें। अब इस ग्वालपाड़ी एरिया के अंदर अगर आपको डायरेक्शन के हिसाब से बातें बताएं तो आपका नॉर्थ इस तरफ पड़ता है, आपका ईस्ट इस तरफ पड़ता है, वेस्ट इस तरफ पड़ता है, साउथ इस तरफ पड़ता है। मतलब आपका नॉर्थ इस तरफ आएगा, आपका सॉरी ईस्ट इस तरफ आएगा, आपका नॉर्थ इस तरफ आएगा, वेस्ट इस तरफ आएगा और साउथ इस तरफ आएगा। तो इसी से आपको चीजें आप समझनी है कि जो आपका वेस्ट और साउथ वेस्टर्न साइड, यानी कि ये आपका वेस्ट और ये साउथ वेस्टर्न साइड, इस एरिया को बेसिकली घाटा गांव की तरफ के एरिया को क्या बता रहे हैं कि ये लो लाइंग एरिया है, ये थोड़े से नीचे के एरिया है, और रेजिडेंशियल एरिया इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास में देने के लिए ताकि डिस्टेंस को कम किया जा सके। ये आप फिर से उनके विजन को समझना पड़ेगा, किनके विजन को, जो मास्टर प्लान डिजाइन कर रहे हैं, कि उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया को इनिशियल फेज में ऐसे ही लोकेशंस पर रखा जहां पर आप लोग बेसिकली इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और कमर्शियल के लिए ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, वर्क प्लेस डिस्टेंस कम हो जाए। तो रेजिडेंशियल सेक्टर्स को हमेशा इन्होंने अभी इनिशियल फेज के अंदर उस टाइम पर सन 2000 के अंदर नॉर्दर्न और साउथ वेस्टर्न साइड पे रखा। अभी ये नॉर्थ और साउथ वेस्टर्न साइड आपको दिखाते हैं, ये कौन सी बेसिकली बोल रहे हैं। ईस्ट इस तरह पड़ता है, वेस्ट इस तरह पड़ता है, नॉर्थ ये पड़ता है और साउथ ये पड़ता है। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, यहाँ सेक्टर 14 के आसपास जो बस आउट आपका किया गया है, सेक्टर 28 29 के आसपास जो बस आउट किया गया, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपका इन्होंने रेजिडेंशियल हैबिटेशन किया, और यहीं पर आपकी मारुति 18-17 सेक्टर के आसपास मारुति, और वहीं पर आपका इंडस्ट्रियल हैबिटेशन था। उसके साथ साथ फिर इस मारुति से दूसरी तरफ थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर भी आपका रेजिडेंशियल हैबिटेशन इन्होंने बेसिकली प्रोवाइड किया।
और इंडस्ट्रियल हैबिटेशन के आसपास, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज के आसपास में मतलब अगर बात करें तो वहाँ पे 150 लोगों की डेंसिटी थी और 100 की डेंसिटी बाकी बेसिक सेक्टर्स के अंदर थी। तो ये चीजें नोट डाउन करने लायक है कि हमेशा जो इनिशियल किसी भी शहर का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर आप इंडस्ट्रीज देखिए, और इंडस्ट्रीज से कनेक्टिविटी जिन लोकेशन की ईजी है वहाँ पर रेजिडेंशियल टाउनशिप हमेशा अग्रेसिवली ग्रो करेंगी। ये पैटर्न आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। इंडस्ट्रियल की अगर बात करें तो 1536 हेक्टेयर का लैंड इन्होंने साउदर्न साइड अलोंग दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे और रेवाड़ी दिल्ली हाईवे के आसपास इन्होंने प्लान किया था। तो आपका ये दिल्ली जयपुर हाईवे ये आता है NH-48 की बात करें तो इसी के पास में आपको मारुति उद्योग देखने को मिलेगा सेक्टर 14-15 के पास में। तो पहले यहाँ पर ये चीज़ें, ये कापासेड़ा रूट को लोग यूज़ करते थे दिल्ली से, तो यहाँ पर आपको मारुति इस पर्टिकुलर लोकेशन पर देखने को मिलती है। अगर आप बात करते हैं मारुति की बात करें तो ये आपको सेक्टर 18, 19, 20 ये NH-44 48 से कनेक्टेड है। वैसे NH-48 पहले यहाँ से निकलना था बट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ DLF ये इस लोकेशन पे शिफ्ट किया गया। एक बहुत मेजर पैटर्न जो आप लोगों को देखने का है यहाँ से कि कॉमर्शियल सेक्टर 13, गुड़गांव का सेक्टर 13 पहले कॉमर्शियल प्लान था बट सिटी सेंटर प्लान था जिसको कॉमर्शियल पर्पस के हिसाब से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन उसे टाउन पार्क घोषित कर दिया गया। और सेक्टर 29 जो कि DLF के इन्फ्लुएंस से हमें लगता है कि किया गया है, और सेक्टर 29 को एक सेंट्रल लोकेशन मान करके और अच्छी कनेक्टिविटी मान करके इसे सिटी सेंटर बना दिया गया। तो ये कुछ चीजें थी आपको बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के आसपास इनिशियल हैबिटेशन आता है रेजिडेंशियल का, जितना नजदीक जाएंगे उतना ज्यादा रेंटल आपको इनकम कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मास्टर प्लान समझने की जरूरत है। और ये आपका सेक्टर 13 आ जाता है, सेक्टर 13 यहाँ पर पड़ता है। और सेक्टर 29 जो कि पूरा गुड़गांव का पहला कॉमर्शियल सेक्टर तैयार किया गया और कनेक्टिविटी के हाईवे के हिसाब से इसको तैयार किया गया। तो इस तरीके से हमेशा मास्टर प्लान को आप लोगों ने देखना है, समझना है किस तरीके से मास्टर प्लान डिजाइन होता है। आपको दूसरी तरफ नहीं बैठना है दिमाग के, आपको हमेशा लेफ्ट साइड में बैठना है। आपको उनके दिमाग से चीजें सोचनी है, समझनी है जो कि मास्टर प्लान को डिजाइन कर रहे हैं, और वो सेम पैटर्न्स के यहाँ पर चीजें अपडेट होती हैं। हो सकता है विद टाइम विद लोकेशन थोड़ा बहुत अपडेट हो, बट मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स ये होता है। इस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट लोकेशन, इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स को हंट डाउन करना है। और मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सोनीपत इज द अल्टीमेट लोकेशन, उस लोकेशन को मिस मत करिए, सब पैटर्न्स पर फिट बैठता है वो। और मारुति अगले टॉपिक में अब हम डिस्कशन करेंगे कि मारुति और DLF ने किस तरीके से रियल एस्टेट जर्नी को इन्फ्लुएंस किया गुड़गांव की। और फिर से हमने बताया कि दिल्ली जो है मेन सोर्स रहा है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बूस्ट हुआ, लैंड प्राइजेस बूस्ट हुए, अर्बनाइजेशन का स्कार्सिटी हुआ, मेजर फैक्टर्स थे ये। और रिंग टाउन होने के कारण गुड़गांव को इसका बेनिफिट मिला। फरीदाबाद को इतना बेनिफिट क्यों नहीं मिला वो किसी और वीडियो के अंदर किसी और दिन हम डिस्कशन करेंगे। तो अगली वीडियो में इस सीरीज के अगले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। 6 से 7 पार्ट के अंदर ये सीरीज आएगा, उन पार्ट्स को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, हमें फॉलो करते हैं, तो आपको किसी से कंसल्टेशन का अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वो लोकेशन और प्रोडक्ट के हिसाब से ही चीजें आपको रेट के हिसाब से, BHK के हिसाब से चीजें पूछनी पड़ेंगी। अदरवाइज गुड़गांव को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और पैटर्न्स आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कुछ भी अगर आप लोग चाहते हैं हम इंप्रूवमेंट करें अपने इस कंटेंट के अंदर, या कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।